Hello students, this is the second part of the chapter Age of Industrialization और आज का हमारा पहला टॉपिक है The Coming Up of the Factory. The earliest factories in England came up by the 1730. इंग्लैंड में ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज सबसे पहले आई वो 1730 के टाइम पर आई, बट इट वॉज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड. लेकिन 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जाकर बढ़ी. द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज कॉटन. और एक नए तरीके का जो युग एरा जो स्टार्ट हुआ था उसका सिंबल क्या बना? कॉटन. इट प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी. इसका प्रोडक्शन 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. इन 1760 ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट कॉटन इंडस्ट्री. 1760 में ब्रिटेन कम से लगभग 2.5 मिलियन रॉ कॉटन, कच्चा कॉटन जो होता है उसको इम्पोर्ट करके बाहर से अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए मंगवाता था. बाई 1787 दिस इम्पोर्ट सो टू 22 मिलियन पाउंड. और 1787 तक आते आते ये जो इम्पोर्ट था रॉ कॉटन का ये 2.5 मिलियन से बढ़कर 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया. This increase was linked to a number of changes within the process of production. Let us look briefly at some of them. तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ चेंजेस जो हुए थे इस दौरान, जो इंक्रीज हुए थे चेंजेस, अब हम उसको पढ़ेंगे. A series of invention in the 18th century increased the efficacy of the each step of the production process. कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग. प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जैसे कि कार्डिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, रोलिंग हो गया, मतलब फाइबर को यार्न में बदलने का जो एक प्रोसेस होता है, रोल धागे को लपेटने का जो तरीका होता है, और जो कार्डिंग होती है, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें थी. कार्डिंग मतलब एक वो प्रोसेस जिसमें कि फाइबर या जैसे कि कोई भी फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, उसको मतलब कि तैयार करने का जो प्रोसेस होता है उसे कार्डिंग कहते हैं. तो ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ये सब जितने भी स्टेप्स होते थे, तो 18th सेंचुरी में बहुत सारे इन्वेंशन, नए आविष्कार हुए जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ गई. दे इन्हांस द आउटपुट पर वर्कर, जिसकी वजह से अब वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना पा रहा है. इनेबलिंग द ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड यार्न. तो इससे हुआ ये कि जो वर्कर्स थे वो ज़्यादा उनके लिए पॉसिबल हो गया कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा सकें और मज़बूत धागा जो थ्रेड होता है उससे प्रोडक्शन कर सकें. रिचर्ड ऑकवर्ड, इन्होंने कॉटन मिल बनाई थी. टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लोथ प्रोडक्शन वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कंट्री साइड में ही प्रोडक्शन होता था एंड कैरीड आउट विद इन द विलेज हाउस होल्ड, और गांव के जो घर होते थे उन्हीं में सारा काम होता था. बट नाउ, लेकिन अब क्या होगा, द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेज. अब नई मशीनें खरीदी जा सकी हैं और मिल के अंदर इन मशीनों को लगाया जा सकता है. विद इन द मिल ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट. तो सारा का सारा काम एक छत के नीचे अब होने लगा, सारा काम जो है अब एक जगह से होने लगा. दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस. और इससे काम को सुपरवाइज करना, काम को देखना कि प्रोडक्शन में काम कैसे हो रहा है, कैसे काम किया जा रहा है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया. अ वॉच ओवर क्वालिटी की भी चेकिंग होने लगी कि हाँ क्वालिटी जो है कपड़े की कैसी है. एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर, और लेबर के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है. ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफ़िकल्ट टू डू व्हेन द प्रोडक्शन वॉज इन द कंट्री साइड. लेकिन ये सारी चीज़ें जब सारा काम प्रोडक्शन का कंट्री साइड से होता था तब देखना पॉसिबल नहीं था. लेकिन अब सारा काम फैक्ट्री, एक मिल के अंदर हो रहा है, एक छत के नीचे हो रहा है, तो ये सारे काम करना आसान हो गया. इन द अर्ली 19th सेंचुरी factories increasingly became an intimate part of English landscape. तो जो 19th सेंचुरी में ये हुआ कि जगह जगह पे इंग्लैंड लैंडस्केप, मतलब इंग्लिश लैंडस्केप, मतलब जो जगहें थी, तो जगह जगह पे फैक्ट्रीज़ को देखना अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका था कि जगह जगह पे इंडस्ट्रीज़ देखी जा सकती थी. So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology, and the contemporary were dazzled. और अब साथ ही साथ नए तरीके के मिल्स, नए नए तरीके की टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ रही थी. They concentrated their attention on the mill, almost forgetting the bylanes and the workshops where production still continued.
तो अब नए तरीके का इतना ये जो जो फैक्ट्रीज आ रही थी, इसने इतना ज़्यादा अटेंशन घेर लिया था कि जो साइड में सड़कों के किनारे किनारे पे जो छोटी मोटी वर्कशॉप्स होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन का काम अभी भी हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं लोग अब उसको फॉरगेट भूलने लगे थे। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। पेस का मतलब होता है स्पीड, कि इंडस्ट्रियल चेंज किस स्पीड से क्या बदलाव आए। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस था कितनी तेज़ी से हुआ। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही था कि नई नई फैक्ट्रीज आ रही हैं। फर्स्ट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन। सबसे पहले तो ये इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा जो दिख रही थी वो कॉटन की थी या फिर मेटल की थी। ग्रोइंग एट द रैपिड पेस, कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840। तो 1840 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस पहले पड़ाव में सबसे ज़्यादा जो लीडिंग सेक्टर रहा वो था कॉटन। आफ्टर डैट, इसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने अपना रास्ता पकड़ लिया। और जैसे जैसे रेलवे का एक्सपेंशन होने लगा, तो इंग्लैंड के अंदर 1840 तक, इन द इंग्लैंड फ्रॉम द 1840 एंड इन कॉलोनीज फ्रॉम 1816, द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज। तो रेलवे के एक्सपेंशन की वजह से इंग्लैंड में 1840 तक, और जहाँ जहाँ पर भी अलग अलग कॉलोनीज बनी हुई थी, वहाँ पर 1860 तक, 1816 तक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ने लगी। By 1873, Britain was importing the iron and steel worth about 77 million, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। तो 1873 तक ब्रिटेन जो था वो आयरन और स्टील को एक्सपोर्ट करने लगा, मतलब बाहर भेजने लगा अलग अलग देशों में। वो लगभग 77 मिलियन तक इतना ज़्यादा भेज रहा था, जो कि डबल था वैल्यू में किसके, कॉटन एक्सपोर्ट। मतलब कॉटन से डबल वैल्यू का ब्रिटेन अब आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट कर रहा था। सेकेंड, द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। और दूसरा जो चेंज देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि जो नई नई इंडस्ट्री आ रही थी, वो जो है पुरानी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज चल रही थी उनको डिस्प्लेस, उनको हटा नहीं पा रही थी। इवन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते भी लेस देन 20% ऑफ टोटल वर्कफोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में सिर्फ 20% लेबर नहीं, 20% वर्कफोर्स जो वर्कर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में काम कर रहे थे। मतलब 80% जो वर्कफोर्स था, जो वर्कर्स थे, वो अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में ही काम कर रहे थे। टेक्सटाइल वॉज अ डायनेमिक सेक्टर। टेक्सटाइल जो था एक आपका बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही अच्छा सेक्टर था। बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस नॉट विद इन द फैक्ट्री बट आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक यूनिट। लेकिन ज़्यादातर लार्ज पोर्शन जो आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब काफ़ी भारी मात्रा में जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता था कपड़े का, वो फैक्ट्रियों में नहीं प्रोड्यूस किया जाता था, बल्कि बाहर प्रोड्यूस किया जाता था। जैसे हमने पढ़ा था कि या तो कंट्री साइड में या डोमेस्टिक यूनिट, जो छोटी छोटी आपकी जो घरेलू यूनिट्स होती हैं उनमें होता था। थर्ड, द पेस of change in the traditional industry was not set up। जो थर्ड चेंज हुआ वो ये था, द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज नॉट सेटअप बाई स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्री। तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे स्टीम पावर से चलने वाली मशीनें नहीं थी, बट दे डिड नॉट रिमेन इंटायरली स्टैगनेंट आइदर। लेकिन जहाँ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती थी वो पूरी तरीके से स्टैगनेंट, मतलब एकदम रुकी हुई भी नहीं थी, काम हो रहा था। Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sector। तो बहुत ही ऑर्डनरी छोटे छोटे और इनोवेशंस जो हो रहे थे, स्मॉल इनोवेशंस हो रहे थे, तो वो एक तरीके से नॉन मेकनाइज सेक्टर की ग्रोथ के बेस बन गया। नॉन मेकनाइज मतलब जहाँ पे मशीनें नहीं थी, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट, औजारों का उपकरण का बनना। फोर्थ चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड रैपिडली। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अब बहुत तेज़ी से नहीं हो रहे थे, बहुत ही स्लोली, धीमे धीमे हो रहे थे। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल थी, लैंडस्केप मतलब जगहें जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से, ड्रामेटिकली मतलब बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रीज स्प्रेड नहीं हो पा रही थी।
न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव, नई टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगी थी, और जो मर्चेंट्स, व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इस बात के कॉशियस, इस बात की चिंता करते थे कि कैसे इस टेक्नोलॉजी के सहारे काम किया जाएगा। मशीन्स ब्रोक डाउन हो जाती थी, टूट जाती थी, और रिपेयर करना मशीनों को वो भी बहुत कॉस्टली होता था। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज एन इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चर क्लेम, और वो इतनी मशीनें इफ़ेक्टिव, इतनी अच्छी मजबूत या अच्छी नहीं होती थी जितना कि आविष्कार करने वाले जिन्होंने वो मशीनें बनाई थी, या जो मैन्युफैक्चर जो मशीनों को बनाते थे वो क्लेम करते थे कि हाँ मशीनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन असलियत में इतनी मशीनें वो अच्छी नहीं होती थी, इफ़ेक्टिव नहीं होती थी। कंसिडर द केस ऑफ द स्टीम इंजन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है स्टीम इंजन का। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को प्रोड्यूस इम्प्रूव किया था, और ये जो स्टीम इंजन था वो न्यू कॉमन ने बनाया था, एंड पेटेंट द न्यू इंजन इन 1781, और इसको इन्होंने अपने नाम पे पेटेंट कर लिया था 1781 में। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड, उनके एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक दोस्त थे जिनका नाम था मैथ्यू मैथ्यू बोल्टन, मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल, और उन्होंने इसका एक स्टीम इंजन का नया मॉडल बनाया। बट फॉर ईयर्स ही कुड नॉट फाइंड नो बायर, लेकिन उनको काफ़ी सालों तक कोई भी बायर खरीदार नहीं मिला। एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की शुरुआत में देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन। तो थ्री 19th सेंचुरी के बिगनिंग में अगर हम देखें तो वहाँ पे उस समय सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स थे पूरे ऑल ओवर इंग्लैंड में। 80% जो आपकी थी 80 वर कॉटन इंडस्ट्री, 80 कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, और 9 जो थी वो वूल की इंडस्ट्रीज़ थी, और बाकी जो बची हुई थी वो माइनिंग या कैनाल का काम करने वाली, आयरन का काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ होती थी। स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्री टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। स्टीम जो आपकी इंजन्स होते थे उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में नहीं किया जाता था। So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by the industrialists. तो ये जो नया टेक्नोलॉजी जो चेंज आया था, ये जो स्टीम इंजन बना था, तो इसका भी इस्तेमाल जो है बहुत ही धीमे धीमे किया गया था, और वो इतनी तेज़ी से इसका इसका यूज़ नहीं बढ़ पा रहा था, और इसका यूज़ बहुत ही स्लो था, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो इंडस्ट्रीज़ चला रहे थे, उनके लिए ये एक्सेप्ट करना इस तरीके की चीज़ों को बहुत तेज़ी से इतना आसान नहीं था, तो वो बहुत ही स्लोली हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। Historians now have come to the increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsman and laborer. तो जो इतिहासकार हैं तो उनके अनुसार जो 19th सेंचुरी का जो वर्कर होता था वो मशीन पे काम करने वाला नहीं होता था, बल्कि एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक तरीके से काम करने वाला लेबर होता था या क्राफ्टमैन होता था जो हाथ के बना हुआ काम करता था। That's for today, students. In the next video we will discuss the further part of the chapter. Thank you.